हमारे देश में जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से ही हमारे पीएम मोदी के कंधे पर पूरे देश की बागडोर को थमा दिया गया। इतनी जिम्मेदारियों की वजह से हमारे मोदी जी पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब हमारे मोदी जी अपने आप में बहुत कुछ हो चुके हैं। हमारे मोदी जी देश के वित्त मंत्री भी हैं, हमारे मोदी जी देश के रेल मंत्री भी हैं, हमारे मोदी जी भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, हमारे मोदी जी भारत के विदेश मंत्री भी हैं, हमारे मोदी जी देश के खेल मंत्री भी हैं और मोदी जी की देश के रक्षा मंत्री भी हैं। लेकिन मोदी जी के एक फैसले पर अब देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, जिसके बाद शायद मोदी जी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में पीएम मोदी अपनी चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। कभी वो कैमरे पर आंसू भी बहा देते हैं, लेकिन ऐसा वो तब करते हैं जब देश उनसे जवाब की उम्मीद कर रहा होता है। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत उनके पुराने फैसले पर फैसला सुनाने जा रही है। अक्सर रात 8 बजे चौंकाने वाला फैसला सुनाने वाले पीएम मोदी पूरे देश को हैरान करने का हुनर रखते हैं। चाहे नोटबंदी हो या तालाबंदी, पीएम मोदी का वक्त रात 8 बजे शुरू होता है। लेकिन अब नए साल पर 2 जनवरी के रोज देश की सबसे बड़ी अदालत नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। संविधान पीठ के जज जस्टिस BR गवई इस मामले पर सभी जजों की एकमत राय के आधार पर फैसला सुनाएंगे। नोटबंदी पर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामों में सरकार ने कहा कि पूरी तरह से सोच विचार करने के बाद नोटबंदी का फैसला लिया गया था। दरअसल 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। पूरे देश को एक लाइन में खड़ा कर देने के फैसले से देश को बहुत नुकसान हुआ। बैंकों में जमा अपने ही पैसे के लिए लोगों को दर दर की ठोकर खानी पड़ी। लोगों के पास मौजूद 500 और 1000 के नोट की वैल्यू खत्म हो गई। अपने नोट को बदलने के लिए लोगों को बैंकों को आगे लाइन लगानी पड़ी। पैसे के अभाव में किसी की शादी रुक गई, कोई इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा सका, कोई पढ़ाई के लिए फीस जमा नहीं कर सका और कितने लोग बैंकों और ATM के आगे कतार में मर गए। लेकिन मोदी जी की सरकार नोटबंदी के पक्ष में बहुत बड़े बड़े दावे करने लगी। काला धन आएगा, आतंकवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अंत में क्या हुआ? जितना भी कैश चलन में था वो वापस बैंक में पहुंच गया। लेकिन नोटबंदी के पक्ष में जितने भी दावे किए गए थे सब के सब फिसड्डी साबित हुए। मोदी जी के नोटबंदी फैसले से 9 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने RBI के साथ परामर्श प्रक्रिया फरवरी 2016 में शुरू हुई थी। RBI ने भी अपने हलफनामे में कहा कि नोटबंदी के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था और उसने ही नोटबंदी की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार और RBI के हलफनामों में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि नोटबंदी के लिए RBI की सिफारिश पर अमल करना बहुत ज़रूरी था। हालांकि इससे पहले केंद्रीय बैंक ने सरकार के कई फैसलों की आलोचना की थी। दरअसल 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, लेकिन ऐलान के कुछ घंटे पहले ही RBI ने अपने सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में उठाए गए सवालों को मिनट्स ऑफ मीटिंग के रूप में औपचारिक रूप से दर्ज किया था। केंद्र सरकार ने नोटबंदी को एक जरूरी कदम साबित करने की दिशा में भारतीय GDP और कैश एंड करेंसी यानी चलन में जो मुद्रा है उसमें असंतुलित वृद्धि को एक मुख्य वजह बताया गया था। सही ठहराने के लिए ये एक खास पॉइंट था। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान करते वक्त कहा था कि कैश का सर्कुलेशन भ्रष्टाचार के स्तर से सीधे जुड़ा हुआ है। साल 2011-12 से 2015-16 तक पिछले 5 वित्तीय वर्षों में CIC और GDP का अनुपात 11% या उससे ज़्यादा रहा है। हलफनामे में अन्य रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया 11.55% पर भारत का कैश टू GDP प्रतिशत अनुपात अमेरिका के 7.74% की तुलना में बहुत अधिक था। हालांकि हलफनामे में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि GDP के प्रतिशत के रूप में CIC 3 साल के अंदर नोटबंदी से पहले के स्तर पर वापस आ गया। 2019-20 के लिए RBI की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि करेंसी GDP अनुपात 2019-20 में 11.3% से बढ़कर नोटबंदी से पहले के स्तर 12.0% हो गया। यह अनुपात 2019-20 में बढ़कर 14.4% हो गया। वहीं RBI के मुताबिक 2021-22 में ये 13.7% तक गिर गया। इसके अलावा 2014-15 और 15-16 के आर्थिक सर्वेक्षण में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2011-12 से 2015-16 तक अर्थव्यवस्था का आकार 30% तक घट गया। वहीं RBI के केंद्रीय बोर्ड ने सरकार
के इस विश्लेषण में खामी बताई। आरबीआई ने कहा कि अर्थव्यवस्था की विकास दर वास्तविक दर है, जबकि चलन में मुद्रा में बढ़ोतरी नाम मात्र की है, इसलिए ये तर्क नोटबंदी का समर्थन नहीं करता है। सरकार के हलफनामे के मुताबिक सिस्टम में नकली करेंसी का पिछले 1 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में कहा गया प्रचलन में मुद्रा की कुल मात्रा के प्रतिशत के रूप में 400 करोड़ रुपए बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन इन हलफनामों में ये नहीं बताया गया है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने सरकार के इस विश्लेषण पर सवाल उठाए थे। नोटबंदी के ऐलान से ठीक 2.5 घंटे पहले शाम 5:30 पर हुई इस मीटिंग में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने कहा कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की जो दर बताई गई है वो ठीक है। उसके लिहाज से कैश इन सर्कुलेशन में वृद्धि नाम मात्र है। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा जाए तो अंतर इतना ज़्यादा नहीं नजर आएगा। ऐसे में ये तर्क पूरी तरह से नोटबंदी के फैसले का समर्थन नहीं करता। दरअसल केंद्र सरकार के हलफनामे के मुताबिक चलन में मौजूद जाली नोट उन 3 बड़ी बुराइयों में शामिल है जिन्होंने पिछले साल भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस हलफनामे में ये नहीं बताया गया है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने इस तर्क पर अपनी प्रक्रिया में क्या कहा था कि जाली नोटों का होना एक चिंता का विषय है, लेकिन चलन में जाली नोटों का मूल्य 400 करोड़ रुपए है, जो कि 17 लाख करोड़ रुपए के असली नोटों की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में ये भी बताया है कि नोटबंदी का मकसद बेनामी संपत्ति की समस्या दूर करना भी है, जो बड़े नोटों के जरिए जमा की जाती है और जो अक्सर जाली नोट होते हैं। लेकिन आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि ज़्यादातर काला धन नकदी के रूप में नहीं बल्कि सोने और ज़मीनों के रूप में जमा किया गया है और नोटबंदी से इन संपत्तियों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में लिखा है कि इस कदम का मकसद जाली मुद्रा के जरिए आतंकवाद और ऐसी ही दूसरी गतिविधियों को रोकना था, लेकिन कोर्ट को ये नहीं बताया गया कि आरबीआई की मीटिंग में इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। मतलब मोदी सरकार और आरबीआई के बीच कई मामलों में एक राय नहीं था। इसके बावजूद नोटबंदी का फैसला पूरे देश पर थोप दिया जाता है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी नेता सुशील मोदी ने 2000 रुपए के नोट को बंद करने की मांग उठाई। इन नोटों को बंद करने के पीछे सुशील मोदी का तर्क है कि काले धन के रूप में इन पैसों को जमा कर लिया गया है। उनका ये भी कहना है कि इन नोटों का इस्तेमाल गलत धंधों में किया जा रहा है, इसलिए भारत सरकार को 2000 के नोट को बंद करने के बारे में सोचना चाहिए। सुशील मोदी ने 2000 के नोटों के बारे में कहा, आरबीआई ने 3 साल पहले ही 2000 के नोट छापने बंद कर दिए। ऐसी सूचना मिली है कि लोगों ने 2000 के नोट जमा करके रख लिए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, ड्रग्स की तस्करी और काले धन के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने ये भी मांग की है कि इन नोटों को बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। अपने तर्क में सुशील मोदी ने कई देशों का हवाला भी देना शुरू कर दिया। कहा कि अगर हम बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों जैसे कि अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान को देखें तो उनके पास 100 रुपये से ज़्यादा बड़े नोट ही नहीं है। ऐसे में मेरी राय है कि केंद्र सरकार को 2000 रुपये के नोट बंद करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए चरणबद्ध प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए, जिससे लोगों के पास इन नोटों को छोटे नोटों में बदलवाने का समय रहे। मतलब 2000 का नोट बंद करने का ऐलान अगर मोदी जी उठाते तो इसके लिए पूरे देश में हंगामा होता। मोदी जी इस ऐलान के लिए रात 8 बजे अपना फैसला सुनाते, लेकिन अब बीजेपी नेता ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्लीज़ 2000 का नोट बंद कर दीजिए। इससे काला धन और आतंकवाद बढ़ रहा है, इससे जमाखोरी बढ़ रही है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये एक भूमिका बनाई जा रही है ताकि किसी भी गलत फैसले के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ना ठहराया जा सके। इसलिए अब मोदी जी के गलत फैसले पर बीजेपी अपने नेता के जरिए बहुत ही सदे हुए अंदाज में 2000 के नोट को बंद करने की मांग कर रही है। अब पता नहीं सुशील मोदी के पास कौन सा ऐसा आंकड़ा है जिसके आधार पर 2000 के नोट को बंद करने की मांग कर रहे हैं। सुशील मोदी ने विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का हवाला दिया है। क्या सुशील मोदी बता सकते हैं कि जिन देशों का उन्होंने जिक्र किया उन देशों ने क्या एक रात में नोटबंदी का ऐलान किया था? एक ही झटके में नोट को कागज का टुकड़ा करार दिया था। दरअसल पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, नेताओं की अपनी मौज है, लेकिन उनके मुंह में जाने वाला निवाला भी जनता से टैक्स के रूप में वसूला जाता है। अब पूरे देश को 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार रहेगा।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।